इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ चैप्टर 9 कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वेस्टर सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स बहुत सारी कंपनीज निकालती हैं और इसीलिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं अक्सर एक कंपनी के साथ ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स नहीं खरीदते, बल्कि 3 से 4 अलग अलग कंपनीज के साथ अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन यूज़र्स को एक जैसा एक्सपीरियंस मिले सभी स्कीम्स में, ताकि जब वो एनरोल करें या फिर वो अपने पैसे को वापस लें, तो ये सब चीज़ों में जब एक स्टैंडर्डाइजेशन आता है तो उससे जो भी इन्वेस्टर होता है उसको पता होता है कि वो एक म्यूचुअल फंड स्कीम से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है और क्या चीज़ें वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं चैप्टर की एनएफओ प्रोसेस को समझकर। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग। जब भी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम सबसे पहली बार अपने इन्वेस्टर्स के सामने यूनिट्स को रखता है ताकि वो खरीद सकें, तो उसे हम न्यू फंड ऑफरिंग या एनएफओ कहेंगे। इस स्टेप से पहले भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आते हैं जिसे हमें समझना जरूरी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी डिसाइड करती है कि स्कीम को कब मार्केट में लाया जाए। ये डिसीजन लेते हैं चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ये मार्केट की सेंटिमेंट्स को समझते हैं और देखते हैं कि कब स्कीम को लॉन्च करना सबसे बेस्ट रहेगा। एएमसी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट तैयार करती है जो ट्रस्टीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को फाइल किया जाता है सेबी के पास। सेबी अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस रख सकता है जो कि हमें स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे। इसके बाद ट्रस्टीज इसे अप्रूव करते हैं और स्कीम को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। एएमसी एक टाइम टेबल लेकर आती है किसी भी एनएफओ से पहले कि किस तरह से इसके यूनिट्स को बेचा जाएगा। एनएफओ का ओपन डेट कब रहेगा, क्लोज डेट कब रहेगा, स्कीम रीओपनिंग डेट कब रहेगा, ये सब चीजें जो है एक टाइम टेबल का पार्ट बनती हैं। फिर एएमसी लॉन्च करती है अपनी एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशनशिप कैंपेन्स ताकि इन्वेस्टर्स को पता चले कि इस तरह का एक एनएफओ आने वाला है। एएमसी अलग अलग तरह के इवेंट्स भी रखती है अपने इंटरमीडियरीज के साथ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाती है ताकि इस पर्टिकुलर स्कीम के यूनिक फीचर्स को लोगों तक पहुंचाया जाए। स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट हो या एप्लीकेशन फॉर्म हो, ये सभी चीजें मार्केट इंटरमीडियरीज, एजेंट्स, बैंक सबके साथ पहले ही सर्कुलेट कर दिया जाता है ताकि इन्वेस्टर लोग एनएफओ में अप्लाई कर सकें। दोस्तों, एनएफओ से रिलेटेड 3 ऐसे डेट्स हैं जिसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। पहला होता है एनएफओ ओपन डेट। ये वो डेट है जब से कोई भी अगर इन्वेस्टर एनएफओ में अपने यूनिट्स खरीदना चाहे तो पैसे देके खरीद सकता है। ठीक उसी तरह से एक डेडलाइन भी रहता है जिसे हम कहते हैं एनएफओ क्लोज डेट, जब तक इन्वेस्टर जो है इस यूनिट्स को खरीद सकता है। उसके बाद एनएफओ क्लोज हो जाता है। ठीक उसी तरह से एक स्कीम रीओपनिंग डेट भी होता है ओपन एंडेड फंड्स में, जिस डेट से इन्वेस्टर ने जो भी यूनिट्स खरीदे हैं उसे चाहे तो एएमसी को रिटर्न करके अपने पैसे ले सकता है, नहीं तो फिर वो नए यूनिट्स को खरीद भी सकता है। जब भी एएमसी कोई एनएफओ लॉन्च करती है तो उसी समय एक स्कीम रीओपनिंग डेट भी मेंशन करती है। बट आपको बता दें कि जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होते हैं उसमें खाली एनएफओ ओपन डेट और एनएफओ क्लोज डेट होता है, उसमें स्कीम रीओपनिंग डेट नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे प्लान्स होते हैं जिसकी फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है। तो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स स्टार्टिंग में निकलते हैं उसे मैच्योरिटी तक सभी इन्वेस्टर को अपने पास रखना होता है, उसे वो अपने एएमसीज को वापस नहीं कर सकती। बट वहीं पे इन लोगों के लिए एक ऑप्शन ये रहता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने यूनिट्स को खरीद या बेच सकते हैं। वहीं पे सेबी की भी कुछ गाइडलाइंस हैं एनएफओ को लेके। ईएलएसएस के अलावा बाकी जितने भी स्कीम्स हैं उसको मैक्सिमम 15 दिन तक ओपन रहने का टाइम दिया गया है। जो एनएफओ ओपन डेट है और एनएफओ क्लोज डेट है उसके बीच में मैक्सिमम 15 दिन हो सकता है। इसके बीच में ही यूनिट्स को खरीदा जा सकता है। वहीं पे सेबी ने डेडलाइन रखा है 5 दिन का कि जब से क्लोज हो जाता है एनएफओ तब से 5 दिन के अंदर अंदर यूनिट्स को या तो फिर अलॉट कर दिया जाए, नहीं तो फिर इन्वेस्टर के पैसे रिटर्न कर दिए जाए। ठीक उसी तरह से स्कीम रीओपनिंग के लिए भी डेडलाइन है कि मैक्सिमम 5 दिन के बाद जो है स्कीम को रीओपन करना पड़ता है ओपन एंडेड स्कीम्स के केस में।
दोस्तों, प्राइसेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यू फंड ऑफर प्राइस और दूसरा होता है ऑन गोइंग ऑफर प्राइस। जब भी कोई इन्वेस्टर एनएफओ के दौरान कोई यूनिट्स को खरीदता है तो उसे प्रत्येक यूनिट न्यू फंड ऑफर प्राइस में मिलता है। वहीं पे अगर कोई इन्वेस्टर एक बार जब स्कीम रीओपन हो जाती है उसके बाद खरीदता है तो उसे ऑन गोइंग परचेज प्राइस देके खरीदना पड़ता है। और अगर कोई इन्वेस्टर अपने यूनिट्स को वापस एएमसी को देना चाहे तो उसे न्यू फंड ऑफर प्राइस नहीं मिलता, बल्कि ऑन गोइंग प्राइस ऑफ रिडम्पशन मिलता है। इसका कारण सिंपल है, क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स किसी न किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है जिसकी वैल्यूज लगातार दिन बर दिन चेंज होती रहती है। इस वजह से न्यू फंड ऑफरिंग में जो प्राइस में आपने यूनिट्स खरीदा वो ऑन गोइंग प्राइस ऑफ परचेज से डेफिनेटली अलग होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपके साथ कवर करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स और सर्विसेज। आपको याद होगा कि चैप्टर 6 में मैंने आपके साथ डायरेक्ट और रेगुलर प्लान कवर किया था। आपको बताया था कि इन्वेस्टर के पास चॉइस होता है कि या तो फिर वो अपने जो प्लान को किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू खरीद सकती है, नहीं तो फिर वो डायरेक्टली एएमसी के ऑफिस में जाके भी खरीद सकती है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कोई प्लान को खरीदता है तो उसे हम रेगुलर प्लान कहेंगे, और वहीं पे अगर कोई डायरेक्टली एएमसी से प्लान खरीदता है तो उसे हम डायरेक्ट प्लान कहेंगे। इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है, और सबसे बड़ा फर्क होता है इसके टोटल एक्सपेंस रेशियो का। क्योंकि डायरेक्ट प्लान में टोटल एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई मिडिल पर्सन इन्वॉल्व नहीं रहता, कोई डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं रहती। इस वजह से इसका जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपको दिखता है इसकी नैव वैल्यू में, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन कहती है कि सभी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान निकालने पड़ेंगे। रेगुलर प्लान में कोई डिस्ट्रीब्यूटर बीच में इन्वॉल्व हो सकता है, वहीं पे डायरेक्ट प्लान में कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता। इस कारण से आप देखेंगे कि नैव वैल्यू जो है वो डायरेक्ट प्लान की रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में ज़्यादा निकल कर आती है। इस वजह से किसी इन्वेस्टर को डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा फायदा होता है। बट वहीं पे आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम में जब आप किसी एक्सपर्ट की राय लेके इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाती है। इस वजह से आपका काम है कि आप अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें कि वो रेगुलर प्लान खरीदें आपके थ्रू, जिससे कि आपको एक कमीशन भी मिले और उनको एक सही गाइडेंस भी। आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट और ग्रोथ ऑप्शन में क्या फ़र्क होता है। आपने ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शन के बारे में तो अक्सर म्यूचुअल फंड्स में सुना होगा। डिविडेंड ऑप्शन ऐसा ऑप्शन होता है जहां पे आपको एक रेगुलर इनकम आने लगती है डिविडेंड के रूप में, और वहीं पे ग्रोथ ऑप्शन में आपको केवल कैपिटल अप्रिसिएशन नजर आता है, कोई इनकम नहीं मिलती, बट एट द एंड आपको एक लमसम बड़ा अमाउंट मिल जाता है। इसी तरह से एक डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी होता है। आज हम इन तीनों को कवर करेंगे। सबसे पहले कवर करते हैं डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में। इसमें कोई भी फंड अपने डिविडेंड को डिक्लेयर करता है टाइम टू टाइम। कुछ ऐसे भी फंड्स हैं जो कि डेली बेसिस में अपना डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, और जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो डिविडेंड का जो भी अमाउंट होता है वो इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है उसके नैव वैल्यू में। जब भी डिविडेंड पे आउट होता है उस समय नैव की वैल्यू थोड़ी सी गिर जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। ये भी बिल्कुल डिविडेंड पे आउट ऑप्शन जैसा ही है कि जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है और पे आउट कर दिया जाता है उस समय नैव की वैल्यू गिर जाती है। बट फर्क इतना है कि ये जो डिविडेंड का अमाउंट है ये इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में नहीं जाता, बल्कि उस अमाउंट को यूज किया जाता है उसी स्कीम में एडिशनल यूनिट्स खरीदने के लिए। और इस तरह से जो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं किसी इन्वेस्टर के पास वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि एडिशनल यूनिट्स भी इसमें जुड़ जाते हैं।
नेक्स्ट हम आते हैं ग्रोथ ऑप्शन में। इसमें किसी तरह का कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाता, क्योंकि उस पैसों को बचाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट नए अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके नैव यूनिट को और ऊपर बढ़ाया जा सके। और इस तरह के स्कीम्स में आप देखेंगे कि कोई भी तरह के नैव में गिरावट नजर नहीं आती, बल्कि नैव लगातार बढ़ता रहता है। यही कारण है कि इसको हम ग्रोथ ऑप्शन कहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं अलॉटमेंट ऑफ यूनिट्स टू इन्वेस्टर। जैसा कि आप जानते हैं, एनएफओ के केस में भी एंट्री लोड जो है बैंड है, और क्योंकि एनएफओ के थ्रू यूनिट्स को बेचा जा रहा है, तो वो अपने फेस वैल्यू में बेचा जाएगा, जो कि होता है ₹10। तो इन्वेस्टर जो भी अमाउंट लेकर आता है उसे डिवाइड बाय 10 करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उनको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। मान लेते हैं कि कोई इन्वेस्टर 10,000 रुपीज लेकर आया, और प्रत्येक यूनिट का जो प्राइस है वो 10 रुपीज है। इस हिसाब से उनको 1,000 यूनिट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। और अगर 5 दिन के अंदर अंदर ये अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो जितना भी अमाउंट वो लेकर आए थे वो उन्हें वापस देना पड़ेगा एनएफओ के बाद। वहीं पे ऑन गोइंग ऑफर प्राइस चालू होता है जब स्कीम वापस से रीओपन होता है, और उस समय फेस वैल्यू में नहीं मिलेगा आपको यूनिट, आपको मिलेगा सेल प्राइस में, जो कि क्योंकि एंट्री लोड अब बैन हो चुका है वो नैव के बराबर होगा। और अगर मान लेते हैं कि उस समय की प्रत्येक यूनिट की जो नैव वैल्यू है वो 12 रुपीज होती है, तो उस समय जो अगर आपको 1,000 यूनिट्स खरीदने होंगे, तो आपको 1000 × 12 करके 12,000 रुपीज देना पड़ेगा उन्हीं 1,000 यूनिट्स को खरीदने के लिए। वहीं पे आपको बोनस इशू को भी समझना जरूरी है, कि आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में भी अक्सर जो है बोनस इशू निकलता है। ठीक उसी तरह से म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी बोनस इशू निकलता है। 1:3 बोनस इशू का मतलब होता है, हर वो इन्वेस्टर जिसके पास 3 यूनिट्स हैं, तो उसको एक और एडिशनल यूनिट दे दिया जाता है। बट आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए कि इस तरह से जो भी व्यक्ति के 3 यूनिट्स की जगह जो 4 यूनिट्स हो जाते हैं, तो प्रत्येक यूनिट की जो नैव की वैल्यू है वो प्रोपोर्शनली कम भी हो जाती है। इस तरह से बोनस इशू करने का मकसद ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग के लिए नैव के यूनिट्स खरीदना अफोर्डेबल कर दिया जाए। ऐसा ट्रेंड आप अक्सर शेयर मार्केट में भी देखेंगे, जहां पे साल भर साल बोनस इशू डिक्लेयर किया जाता है, ताकि प्रत्येक शेयर का जो प्राइस है वो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। बट बहुत सारी ऐसी भी कंपनीज हैं जो इस तरह से बोनस डिक्लेयर नहीं करती, जिस कारण से बहुत महंगे महंगे इन्वेस्टर्स ही उसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं, और बाकी जो रेगुलर इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए एक यूनिट खरीदना भी पॉसिबल नहीं होता। आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं अकाउंट स्टेटमेंट्स के बारे में। मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है जहां पे म्यूचुअल फंड कंपनीज जो होती हैं, अगर आपने उस प्रत्येक महीने में कोई ट्रांजैक्शंस किए हों, कोई खरीद या बेच किया हो यूनिट्स का, तो वो बताती है कि कितना नैव का वैल्यू था जब आपने सेल किया, कितना नैव का वैल्यू था जब आपने परचेज किया। साथ ही साथ क्लोजिंग बैलेंस भी बताती है कि अभी आपके पास टोटल कितने यूनिट्स बचे हैं, उसकी नैव वैल्यू कितनी है, और उसके हिसाब से टोटल आपके पास कितना अमाउंट है। ठीक उसी तरह से एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट भी होता है, जो कि साल के एंड में दिया जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पिछले 6 महीने में कोई ट्रांजैक्शंस हुए हों या नहीं हुए हों। बट ये जो अकाउंट स्टेटमेंट में आपको पूरी तरह से बताया जाता है कि आपके पास कितने यूनिट्स हैं और उनकी अब की वैल्यू कितनी है, और उस हिसाब से आपका टोटल बैलेंस कितना है। इस तरह के स्टेटमेंट्स पहले के टाइम पे मेल के जरिए भेजे जाते थे, बट अभी इंटरनेट आ चुका है, तो इस तरह के जो भी डिटेल्स हैं वो ईमेल के थ्रू शेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है, ये एक प्रत्येक एएमसी नहीं भेजती, बल्कि आपका जो पैन नंबर है उसको यूज करके आपके टोटल जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट है उसका पूरा डिटेल आपको मेल के जरिए भेज दिया जाता है हर महीने के एंड में। आइए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कुछ है क्या म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। जी हाँ, है।
दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर और दूसरा होता है नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर हम और आप जैसे ही हैं, वो जो कि रेसिडेंट इंडियन हैं, एडल्ट हैं और अबाउ द एज ऑफ 18 हैं, जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या फिर अपनी फैमिली के बेनिफिट के लिए। माइनर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, केवल उनका पेरेंटल कंसेंट होना चाहिए। अगर कोई नॉन रेजिडेंशियल इंडियन है जो कि भारत देश से बाहर काम करता है और अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहे, वो भी कर सकता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि बाहर के देश में जाके अपनी नेशनैलिटी ले चुका है, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी केवाईसी प्रोसेस को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये कोई कंपनीज हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई भी आर्मी नेवी या पैरामिलिट्री के यूनिट्स हो सकते हैं जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हों। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें जो ऑथराइज इंडिविजुअल जो होते हैं वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में इस तरह के डॉक्यूमेंट्स में साइन करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि आपको कैसा पता चलेगा कि कोई भी स्कीम में आप एलिजिबल हैं या नहीं। ये जानकारी दी रहती है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में, और उसमें बताया जाता है कि हु कैन इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्लान। क्योंकि बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी हैं जहाँ पे यूएस या कनाडा के जो सिटीजन्स हैं वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट ये जानकारी आपको खुद से एज्यूम नहीं करनी है, ये जानकारी आपको मिलेगी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो फिल करना बहुत आसान है। आप अपने जो मैनेजर हैं उनका भी असिस्टेंस इस काम में ले सकते हैं। बट बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करे तो वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर का जो नंबर है वो ARN नंबर भी हो सकता है या RIA नंबर भी हो सकता है। जो भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं उनको RIA नंबर अलॉट किया जाता है, और हम और आप जैसे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको ARN नंबर अलॉट किया जाता है। तो ये जो नंबर है ये मेंशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी ये जो प्लान है वो रेगुलर प्लान कहलाएगा और आपको कमीशन मिलेगा। वहीं पे अगर किसी इन्वेस्टर ने ऊपर डायरेक्ट वाला शब्द लिख दिया तो फिर ये जो प्लान है वो डायरेक्ट प्लान बन जाएगा और आपको इसमें से कोई कमीशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट होता है यूनिट होल्डर इंफॉर्मेशन, कि जिसने भी स्कीम में निवेश किया है उसको हम कहते हैं यूनिट होल्डर। तो उसका पूरा डिटेल, उसका नाम, नेशनैलिटी, आईडी प्रूफ, KYC कंप्लायंस, सिग्नेचर, सब चीज़ें आपको फिल करानी पड़ेगी। इसमें KYC कराने के लिए आपको हो सकता है कि नियरेस्ट कैंप्स ऑफिस में जाके इनके सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़े ताकि वो KYC कंप्लायंट हो जाएं। और जब वो KYC कंप्लायंट हो जाएंगे तभी वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई माइनर भी यूनिट होल्डर बन सकता है, प्रोवाइडेड कि उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है और जो व्यक्ति उनका जो लीगल गार्डियन है उसके बीच में रिलेशन जो है वो हम प्रूव कर पाए। नेक्स्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी भी अक्सर लोग यूज करते हैं इन केस अगर जो कोई व्यक्ति है वो किसी और के बिहाफ में फोलियो को ऑपरेट करना चाहता है तो उस केस में पावर ऑफ अटॉर्नी का भी यूज आएगा। जो स्टेटस ऑफ द होल्डर एंड मोड ऑफ हैंडलिंग, कि जो होल्डर है क्या वो एक इंडिविजुअल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह की पूरी जानकारी, KYC डिटेल सब कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना होगा। फाटका एंड CRS डिटेल्स, कई ऐसे एप्लीकेंट्स होते हैं जो कि कहीं और अपना उनका सिटीजनशिप होता है, तो उनको डबल टैक्सेशन से बचाने के लिए इस तरह के डिटेल्स को भी कवर किया जाता है। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट की डिटेल्स देने होते हैं कि आपका जो भी अमाउंट होगा वो रिडम्पशन हो तो कौन से बैंक अकाउंट में ये पैसा आए। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, पेमेंट डिटेल, यूनिट होल्डिंग, नॉमिनी को फिल करना, ये सभी चीज़ें जो होती हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट है। हालांकि मैं इसको पूरी डिटेल में इसलिए नहीं कवर करना चाहता, रीज़न बीइंग कि हर एक कंपनी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अलग अलग होता है और यूजुअली आपको ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है इस तरह के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में।
आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि किस किस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप एक म्यूचुअल फंड्स या फिर एएमसी के साथ कर सकते हैं। इनिशियली अगर आप जब भी म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हो रहा है और अपने यूनिट्स खरीद रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे इनिशियल परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट, कि आपने जो भी अमाउंट दिया उसको फेस वैल्यू से डिवाइड किया और आपके जो भी यूनिट्स हैं वो अलॉट हो गए। नेक्स्ट होता है एडिशनल परचेज। मान लेते हैं स्कीम जो है अब रीओपन हो चुका है और आप चाहते हैं कि और भी यूनिट्स खरीदें। बहुत सारे लोग हैं जो कि एसआईपी करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जिसमें हर महीने एक फिक्स अमाउंट से वो यूनिट्स खरीदते चले जाते हैं, जिससे उन्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। नेक्स्ट होता है रिपर्चेसिंग ऑफ प्राइस यूनिट्स। रिपर्चेसिंग ऑफ यूनिट्स का मतलब होता है कि आपने जितने यूनिट्स खरीदे हैं उसके कुछ यूनिट्स जो हैं आप एएमसी को वापस दे रहे हैं, ताकि आप रिडम्पशन ले सकें, आप अपने पैसों को वापस ले सकें। ठीक उसी तरह होता है स्विचिंग। स्विचिंग के केस में आप यूनिट्स के अगेंस्ट पैसा नहीं लेते, बल्कि उसी पैसों से दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स को खरीद लेते हैं। दोस्तों, एक टाइम था जब भी डिस्ट्रीब्यूटर होता था म्यूचुअल फंड स्कीम्स का, उसका काम काफी लेबरस था। उसको एक बार इन्वेस्टर के पास जाना होता था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना रहता था और महीने महीने चेक या कैश कलेक्ट करने जाना होता था। तो काफी टायरिंग हो जाता था कि कोई भी जो व्यक्ति म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है वो केवल म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर ही होता था, उसके अलावा कोई और काम नहीं करता था। आज के डेट में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक साइड हॉबी की तरह भी हो सकता है। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि कोई और प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे बैंकिंग एम्प्लॉयज, जो कि बैंकिंग का सारा काम तो संभाल ही रहे हैं, साथ ही साथ इंश्योरेंस में जुड़े हैं और म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेल करने में भी जुड़े हुए हैं। तो जो यूनिट्स आज के डेट में अगर हम खरीदना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो चुका है। बीएसई स्टार का मैंने आपको बताया कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अगर चाहें तो अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका एक फोलियो बना सकते हैं और उनसे ऑनलाइन पेमेंट भी करवा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आ चुकी है आज के डेट में, जिसकी वजह से पेमेंट करना बहुत आसान हो चुका है। आप भी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं पेमेंट करने के, जो कि इस चैप्टर्स में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में आपके साथ इसलिए नहीं कवर करूँगा क्योंकि ये सब आप आज की डेट में ऑलरेडी अवेयर हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन के बारे में आप जानते हैं, मोबाइल बैंकिंग के बारे में जानते हैं, आधार बेस्ड पेमेंट कैसे करना है, कार्ड से कैसे पेमेंट करना है और चेक और डिमांड ड्राफ्ट किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। ये सभी चीज़ें आज के डेट में सभी को मालूम होती हैं। आइए दोस्तों, आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में जिसका नाम है कट ऑफ टाइम एंड टाइम स्टैम्पिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि नैव की जो वैल्यू है वो हर रोज बदलती रहती है। तो किस तरह से डिसाइड हो पाएगा कि जब हम यूनिट्स को खरीद रहे हैं तो क्या हमें उस दिन का सबसे हाईएस्ट प्राइस पे बेचा जा रहा है यूनिट्स को या लोएस्ट प्राइस पे। इसके लिए सेबी ने गाइडलाइंस तैयार की हैं कि अगर कोई व्यक्ति 2 लाख से कम का अमाउंट इक्विटी या फिर डेब्ट फंड्स में निवेश करना चाहे तो उसके लिए कट ऑफ टाइम है 3 PM। अगर वो 3 PM से पहले ये पैसे निवेश करता है तो उसको उसी दिन के नया वैल्यू के हिसाब से यूनिट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। अगर वो 3 बजे के बाद पैसे लेकर इन्वेस्ट करता है तो उसे नेक्स्ट बिजनेस डे का जो भी नया वैल्यू होगा उसके हिसाब से जो है उनको यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे। वहीं पे अगर कोई इन्वेस्टर 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट लेकर आता है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ की टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, नैव जो है उसी बिजनेस डे का लागू होगा जिस बिजनेस डे में ये जो फंड्स हैं अवेलेबल होंगे डिडक्शन के लिए। दोस्तों, इस तरह के टॉपिक से आप इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक इन्वेस्टर है जो कि 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना चाहता है और वो मंडे के दिन 12 बजे अप्लाई करता है यूनिट्स के लिए, तो उसको किस दिन के नैव के हिसाब से यूनिट्स अलॉट किए जाएंगे।
तो आपको दो चीजें देखनी है। पहला है कि अमाउंट जो लेकर आ रहा है वो 2 लाख रुपीज से कम है। सेकेंड बात आपको देखनी है कि वो कट ऑफ टाइम से पहले आया है, तो इस वजह से उसको उसी दिन के यूनिट्स अलॉट कर दिए जाएंगे। वहीं पे अगर वो शाम के 5 बजे अगर आता तो उसको नेक्स्ट बिजनेस डे के नैव के हिसाब से यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं टाइम स्टैम्पिंग के कॉन्सेप्ट को। प्रिसिशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस में, पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड के केस में, क्योंकि हो सकता है आज का जो नैव का जो प्राइस है और जो कल का नैव का प्राइस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा एक इन्वेस्टर को जो कि 3 बजे से पहले इन्वेस्ट करेगा और जो 3 बजे के बाद में इन्वेस्ट करेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक इन्वेस्टर ने कब अप्लाई किया था यूनिट्स के लिए? 3 बजे से पहले अप्लाई किया था या 3 बजे के बाद में अप्लाई किया था? ठीक इसी के लिए म्यूचुअल फंड्स को डिस्क्लोज करना रहता है ऑफिशियल पॉइंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस इनके स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या फिर वेबसाइट में, जहाँ पे जब भी कोई ट्रांसैक्शन होता है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है किसी इन्वेस्टर की एडिशनल यूनिट्स को खरीदने के संबंध में, उसी समय उस रिक्वेस्ट को टाइम स्टैम्प किया जाता है, जो कि एक ऑफिशियल पॉइंट बन जाता है ये डिसाइड करने में कि उनको आज के नैव के हिसाब से यूनिट्स अलॉट होंगे या अगले दिन के नैव के हिसाब से यूनिट्स अलॉट होंगे। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में केवाईसी का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, खाली आपको लगेगा आपका परमानेंट अकाउंट नंबर या फिर पैन कार्ड जिसे हम कहते हैं, और साथ ही साथ आपका लगेगा एक प्रूफ ऑफ एड्रेस। ये आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को भी आप एक प्रूफ ऑफ एड्रेस मान सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस के बारे में। आपने एसआईपी के बारे में डेफिनेटली सुना होगा। आज हम ना केवल एसआईपी को आपके साथ डिस्कस करेंगे, बल्कि उसके जैसे अन्य सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस को भी डिस्कस करेंगे और उनके फायदे आपको बताएंगे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरुआत करते हैं कि इसमें एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इन्वेस्टर की। रेगुलर बेसिस में एक छोटा सा अमाउंट महीने भर महीने लोग इन्वेस्ट करते हैं, और उसका सबसे ज़्यादा फायदा होता है वोलेटाइल मार्केट में, जहाँ पे यूनिट्स के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। मान लेते हैं कि एक इन्वेस्टर है जो कि 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है हर महीने अगले 6 महीने के लिए। उस केस में पहले महीने में अगर मान लेते हैं कि नैव की वैल्यू ₹10 रही, तो उसको पहले महीने में 1,000 डिवाइडेड बाय 10 करने पे 100 यूनिट्स अलॉट होंगे। अगर अगले महीने नैव की वैल्यू अगर ₹12 चली गई, तो उसको 1,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 12 83 यूनिट्स ही अलॉट हो पाएंगे। और उसके अगले महीने अगर नैव की वैल्यू गिर जाती है ₹9 पे आके, तो उसको 1,000 डिवाइडेड बाय 9 मतलब 111 यूनिट्स अलॉट होंगे। इसका मतलब तीसरे महीने में उसको पहले महीने से भी ज्यादा फायदा हुआ। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर वो एवरेज आउट कर चुके होंगे नंबर ऑफ यूनिट्स को, क्योंकि अगर उन्होंने इनिशियली ही सब कुछ 10 रुपए के हिसाब से खरीदा होता, तो अगर आगे जाके यूनिट्स की प्राइस 8 रुपए, 9 रुपए या 6 रुपए चले जाती, तो उनको नुकसान होता, क्योंकि 8, 9 और 6 रुपए में वो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स को खरीद पाते। तो इस तरह से सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट करके उन्होंने रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा लिया, जिससे वोलेटाइल मार्केट में जिस तरह से मार्केट के प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसको प्रेडिक्ट किए बगैर हमने एक एवरेजिंग का प्रिंसिपल लगाया, जिससे हम प्रत्येक यूनिट कम दाम पे खरीद पाए। दोस्तों, ठीक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा ही होता है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। जब भी कोई इन्वेस्टर अपने यूनिट्स को एएमसी को वापस देके अपना पैसा निकालना चाहे, तो उसके मन में सबसे बड़ा ख्याल यही आता है कि वो इसको सेल कब से कम दामों में ना करके सबसे ज्यादा जब नैव की वैल्यू हो तब सेल करे। और इस तरह से प्रेडिक्शन कर पाना मुश्किल होगा कि नैव की वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी।
और उससे बेटर उपाय ये है कि वो सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान का फ़ायदा ले, जिससे अगर वो चाहे तो एक छोटा अमाउंट महीने बर महीने निकाले। तो अगर उन्होंने डिसाइड किया कि 1000 रुपए के हिसाब से हर महीने वो उसमें से निकालेगा, तो पहले महीने में अगर नैव की वैल्यू 10 रुपीज़ हुई तो उसके 100 यूनिट्स जो है वो चले जाएंगे और 1000 रुपीज़ उसके पास आ जाएगा। वहीं पे अगर नैव की वैल्यू 12 रुपीज़ चली गई तो उसको वही 1000 रुपीज़ जो है केवल 83 यूनिट्स को बेच के मिल जाएंगे। तो ठीक जैसे आपने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग देखा, ठीक उसी तरह से सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान को यूज करके लोग जो है मार्केट के ट्रफ या फिर सबसे लोवेस्ट पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं कि वो ऐसे टाइम पे अपने सभी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं सेल करें जब नैव की यूनिट सबसे कम थी। इसका फायदा लोगों को लिक्विडिटी में भी मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान को यूज करते हैं अपना एक रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए। बहुत सारे प्रॉफिटेबल स्कीम्स में लोग रिपर्चेस करते वक्त ये देखते हैं कि जो भी प्रॉफिट्स है उसको इस तरह से सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान को यूज करके विड्रॉ किया जा सके। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान को। ये एक सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान का ही एक वेरिएशन है, जहाँ पे सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान में सिस्टमैटिक रूप से आपको इनकम हाथ में मिलती है, वहीं पे सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में वही अमाउंट यूज किया जाता है उसी एएमसी के दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स को खरीदने में। इस तरह से आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का। क्योंकि जब आपने अगर इक्विटी बेस्ड फंड्स में आपने प्रॉफिट कमाया, उसी प्रॉफिट को अगर आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए 10,000 रुपीज पर मंथ एक प्लान से दूसरे प्लान की यूनिट्स खरीदने में लगा लेते हैं, तो आपको मिलती है डाइवर्सिटी कि आपके जो पूरे पैसे हैं एक ही स्कीम में नहीं लगेंगे, बल्कि अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका जो रिस्क है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के सभी यूनिट्स को सेल ऑफ करके दूसरे स्कीम के सभी यूनिट्स को खरीदते हैं, तो उसे हम लोग सिस्टमैटिक नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट पर मंथ के हिसाब से ट्रांसफर नहीं किया गया है, बल्कि पूरा का पूरा आपने रिडम्पशन किया और पूरा का पूरा रीपर्चेस किया। इसे हम कहते हैं स्विचिंग। नेक्स्ट हम आते हैं डिविडेंड ट्रांसफर प्लान में। इसमें आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो कि आपको डिविडेंड देती है। बहुत सारे लोग इस डिविडेंड को इनकम के रूप में अपने पास रख लेते हैं। वहीं पे अगर आप डिविडेंड ट्रांसफर प्लान को यूज करेंगे तो डिविडेंड से आया हुआ जो भी पैसा होगा वो आप दूसरे किसी स्कीम के यूनिट्स को परचेज करने में लगा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन। आप जानते हैं कि जब भी आप किस तरह का सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस में अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, तो आपको पर्टिकुलर एएमसी के फॉर्म में ये मेंशन करना रहता है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहेंगे और किस फ्रीक्वेंसी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ये फ्रीक्वेंसी मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली भी हो सकता है। जब भी कोई नया इन्वेस्टर इस तरह की एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करके एसआईपी के लिए अपने आप को एनरोल करता है, तो उसको पूरी तरह से जानकारी दे दी जाती है कि उसको किस तरह से इसमें आगे बढ़ना है। नैच का फॉर्म फिल किया जाता है जिसमें पूरा डिटेल आपके बैंक का दिया रहता है, जिससे आप ऑटो डेबिट फैसिलिटी भी चालू कर सकते हैं कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि पर्टिकुलर मंथ में आपको किस्त देनी है। ये ऑटोमेटिकली आपके जो भी आपने बैंक डिटेल दिया होगा उससे डेबिट कर लिया जाएगा। ठीक इसी तरह से एसआईपी टॉपअप फैसिलिटी भी है। आजकल लोग सजेस्ट करते हैं कि आज के डेट में अगर आपने अपने टोटल इनकम का 10% मान लेते हैं एसआईपी में इन्वेस्ट करना चालू किया, तो ये जो अमाउंट अगर 10,000 रुपीज़ है, तो अगर आपने साल भर साल 10,000 रुपीज़ ही इन्वेस्ट किया, उससे ज़्यादा फायदेमंद तब रहेगा कि अगर आपने आपका जो भी एसआईपी का अमाउंट 10,000 है उस पे 10% से ज़्यादा अमाउंट हर साल इंक्रीज करेंगे, तो आप एक अच्छे कॉर्पस तक पहुंच पाएंगे। तो इस तरह से पहले साल में अगर आपने 10,000 रुपीज़ जमा किया है, तो नेक्स्ट साल
आप मिनिमम 11,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें। इसी तरह आप अपने जो इन्वेस्टमेंट एसआईपी में बढ़ा सकते हैं, इस तरह की एसआईपी टॉपअप फैसिलिटी को यूज़ कर सके। वहीं पे आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं जहाँ पे प्रीमियम अगर आपने देना बंद कर दिया तो आपका प्लान कैंसिल हो जाता है। बट यहाँ पे आपको इस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसआईपी में अगर आप कोई कैंसिलेशन कराना चाहते हैं या सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान को आप कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आपको केवल एक फॉर्म फिल करना रहता है। उसी पर्टिकुलर डेट और टाइम से आपका एसआईपी जो है बंद हो जाएगा और इसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपके जितने भी यूनिट्स ऑलरेडी उसमें आपने खरीद रखे हैं वो मौजूद रहेंगे। अगर आप उसको सेल करके रिडीम करने चाहते हैं अपने पैसों को, तो वो भी आप आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा कई सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हैं जो कि आप म्यूचुअल फंड्स के साथ कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नॉमिनेशन। आपको बता दें कि आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम में नॉमिनीज रख सकते हैं और वो भी मैक्सिमम 3 नॉमिनीज रख सकते हैं। और आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज आपका पैसा किस किस नॉमिनी में बांटा जाए। अगर इस तरह के कोई भी परसेंटेजेस को आप मेंशन नहीं करते हैं तो 33% के हिसाब से तीनों नॉमिनीज के बीच में इक्वल इक्वल अमाउंट बांट दिया जाएगा। ये नॉमिनी एक इंडिविजुअल हो सकता है, एनआरआई हो सकता है, माइनर हो सकता है, या कोई भी तरह का ट्रस्ट भी हो सकता है। बट ये आपको मेंशन करना रहता है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में। किसी भी दिन आप जाके अपने नॉमिनेशन को चेंज भी करा सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपका नॉमिनी जो है अगर अभी नहीं रहा, तो उसको चेंज करा के आप किसी और का नाम भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से अगर आप कहीं लोन लेना चाहते हैं तो आपको कोलैटरल रखना रहता है। तो ये कोलैटरल नॉर्मली लोग अपने ज़मीन के कागजात या घर के कागजात या गाड़ी के कागजात को कोलैटरल रखते हैं कि लोन मिल जाए। ठीक उसी तरह से आप अगर लोन लेना चाहें तो आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को भी कोलैटरल रख सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्लेज या लीन ऑफ यूनिट्स। आप किसी भी बैंक या एनबीएफसी या फाइनेंसर के पास पैसा लेना चाहते हैं तो आप अपने यूनिट्स को वहां पे प्लेज कर दें और उसके अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा। और जैसे ही आपने अगर लोन का अमाउंट चुकाया तो आपको आपके यूनिट्स वापस कर दिए जाएंगे। ठीक इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो उसमें डीमैटेरियलाइजेशन हो जाता है कि इन्वेस्टर के जो भी होल्डिंग है वो फिजिकल फॉर्म से हटके अब डिजिटल रिकॉर्ड में मेंटेन होती है। तो इस तरह से उनको कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी के सभी जो भी उनके यूनिट्स हैं वो डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। अक्सर लोगों के कई ऐसे पर्सनल डिटेल्स हैं जो कि चेंज हो जाते हैं। किसी का नेशनैलिटी बदल जाता है, किसी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज हो जाता है, तो या किसी का बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज हो जाता है। ये सभी जो भी चेंजेस हैं वो आप एएमसी के पास जाके करेक्शंस करा सकते हैं। आजकल तो वेब पोर्टल रहता है जहाँ पे आप इस तरह के करेक्शंस खुद भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब आते हैं आपके फेवरेट पार्ट पे, जहाँ पे हम इस चैप्टर से पूछे गए सबसे इम्पोर्टेंट सवालों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला सवाल है, व्हाट टर्म इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेट एसेट वैल्यू और NAV ऑफ द स्कीम आफ्टर द डिविडेंड इज़ पेड आउट। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो कि डिविडेंड पे आउट करते हैं, तो उस समय उसकी जो NAV की वैल्यू होती है ना वो गिर जाती है। तो गिरे हुए NAV की वैल्यू को क्या कहेंगे? ऑप्शंस दिया है यहाँ पे, एक्स डिविडेंड नैव, बी कम डिविडेंड नैव, सी लोअर नैव, डी डिविडेंड नैव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्स डिविडेंड नैव। कि जब भी कोई भी स्कीम म्यूचुअल फंड्स की डिविडेंड रिलीज करती है तो उसके बाद जो नैव की वैल्यू गिर जाती है, तो गिरे हुए नैव की वैल्यू को कहेंगे एक्स डिविडेंड नैव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एट व्हाट प्राइस आर बोनस यूनिट्स इशूड टू द यूनिट होल्डर। कि बोनस यूनिट्स जो इशू करती है उसके लिए कितना पैसा लेती है कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम यूनिट होल्डर से। ऑप्शंस दिए हैं, ए द प्राइस इज डिसाइडेड बाय द एएमसी इन कंसल्टेशन विद ट्रस्टीज, बी द बोनस यूनिट्स आर अलॉटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, सी एट द प्रिवेलिंग नैव, D at the prevailing NAV decided by the bonus ratio।
इसका करेक्ट आंसर है बी, द बोनस यूनिट्स आर अलॉटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके कोई अलग से चार्जेस नहीं होते, क्योंकि इसमें यूनिट्स जब ये लोग अलॉट करते हैं तो एक रेशियो में अलॉट करते हैं। तो पहले जो यूनिट्स की प्राइस होगी, एक बार जब बोनस इशू डिक्लेयर हो जाता है तो वही यूनिट्स की जो नैव की वैल्यू है प्रोपोर्शनली घट जाती है। तो इस वजह से कोई भी बोनस के जो यूनिट्स अलॉट होते हैं वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये पूछा गया है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज HUF आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। बी, minors cannot invest in mutual fund schemes. C, foreign investors can invest in Indian mutual fund schemes provided they have completed the know your client formalities या फिर KYC formalities। इसमें ऊपर के जो दो हैं वो रॉन्ग हैं। माइनर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, HUF या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ जो हैं वो भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। वहीं पे जब बात करती है फॉरेन इन्वेस्टर्स की, वो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं KYC फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है वो कम्प्लीटली करेक्ट है। नेक्स्ट, whose KYC needs to be completed in case an application by minor? एक बच्चा जो है वो फिल करना चाहता है, म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसकी KYC कौन करेगा? ऑप्शन है ए, माइनर, बी, द गार्डियन, सी, एनी फैमिली मेम्बर ऑफ द माइनर, डी, नो KYC इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अप्लीकेंट इज माइनर। अगर कल आपके बच्चे ने बोला कि मुझे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो KYC किसका होगा? बच्चे का होगा या आपका होगा? डेफिनेटली आपका होगा, और आप उनके क्या हुए? द गार्डियन हुए। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है, द गार्डियन। नेक्स्ट, हाउ मेनी मैक्सिमम बैंक अकाउंट्स कैन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर रजिस्टर विद अ म्यूचुअल फंड फोलियो? अगर आपका एक म्यूचुअल फंड फोलियो है तो उसमें आप कितने मैक्सिमम बैंक अकाउंट को जोड़ सकते हैं? ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3 एंड डी 5। इसका करेक्ट आंसर है 5। आप भले अगर चाहें तो 5 बैंक अकाउंट को मैक्सिमम जोड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको चैप्टर 9 का एक्सप्लेनेशन पसंद आया।